दोस्तों, राधे राधे सभी को। जिस भी किसी एग्ज़ाम में साइंस आता है तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए साइंस का ये वाली जो मैं पीडीएफ लेके आती हूँ ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? प्रतिध्वनि मतलब इको। तो इको क्या होती है? जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, उसके परावर्तन द्वारा जो दूसरी ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? इको कहलाती है। अगर इसकी हम ठीक से डेफिनेशन देखें तो ध्वनि के परावर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो इको एक टाइप से क्या हुई? ये जो इको होती है ये क्या होती है? परावर्तित ध्वनि ही होती है, परावर्तित ध्वनि होती है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनना चाहता है तो उसको परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 फीट, 56 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, जो कि हर एक डॉक्टर रखता है स्टेथोस्कोप। इस टाइप से जो होता है, ये दोनों अपने ईयर में लगा लेता है और ये क्या करता है? पेशेंट के पीठ पे या फिर चेस्ट पे रख के और क्या करता है? आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। तो ये जो स्टेथोस्कोप होता है, ये जो साउंड है उसके किस सिद्धांत पर काम करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य, अल्ट्रासाउंड वेव का। अल्ट्रासाउंड वेव का किस में यूज किया जाता है? अगर देखो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ होता तो आप क्या करते? उसको फटाफट से टिक कर देते, पर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी भी क्या होती है? अल्ट्रासाउंड को ही क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड हो गया या सोनोग्राफी हो गया, तो उसमें अल्ट्रासाउंड वेव का यूज किया जाता है। चलिए यहाँ ये और देख लीजिए, दो यहाँ पर ये फुल फॉर्म बताओ इनकी, ईसीजी और ईईजी की। ये एक काम करना, आप लोगों को कमेंट करके मेरे को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो ये कौन सा प्रभाव है? ये डॉपलर प्रभाव है। ठीक है, कोई ध्वनि स्रोत है जिससे हम जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो वो क्या होता जाता है? हमें धीरे सुनाई देने लग जाती है, और जैसे जैसे हम इसके पास जाते जाते हैं तो वॉल्यूम हमें तेज सुनाई पड़ती है। तो यही क्या है? डॉपलर इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिध्वनि का कारण है, वैसे ये आप बता सकते हो क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? देखो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है ध्रुवण। ये जो ध्रुवण है ये ध्वनि तरंगों का गुण ना होके कौन सी तरंगों का गुण है? प्रकाश तरंगों का।
क्योंकि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगे ही ध्रुवण का गुण दिखाती हैं, ना कि अनुदैर्ध्य तरंगे, इस वजह से। अच्छा, अब चलो ये बताइए ध्रुवण क्या है। ये जो ध्रुवण है अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश में बदलना। अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन इसकी देखें, अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश में बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है। ध्वनि के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि ध्वनि की जो अगर हम देखें कि किस में सबसे तेज होती है, तो देखिए सॉलिड में सबसे तेज, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में, और वैक्यूम में 0। वैक्यूम मतलब निर्वात में, मैं वैक्यूम यहाँ लिख रही हूँ। वैक्यूम में कितनी होती है, 0 होती है। सॉलिड में कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, एक निर्वात है, इसमें तो होती नहीं है 0, जल ये लिक्विड हो गया, वायु ये गैस हो गई, स्टील क्या है, सॉलिड है, स्टील में सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं उनके जो आंतरिक भागों की सफाई जिनकी नहीं हो पाती, मैनुअली जो पॉसिबल नहीं होता, उनको किससे किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव से, ठीक है, पराश्रव्य तरंगों से किया जाता है। सो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की किरण का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में तो वो किरणें कौन सी हैं, गामा किरणों का किया जाता है। इनकी भेदन क्षमता क्या होती है भाई, सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली ये किरणें हैं। भेदन क्षमता मैक्सिमम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो कर दोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था, तो वो गोल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सीटी स्कैन और सोनोग्राफी को एक ही समझ लेते हैं। नहीं भाई, सीटी स्कैन अलग है, सोनोग्राफी अलग है, ठीक है। तो सोनोग्राफी में तो हम देख चुके हैं पराश्रव्य तरंगों का, और सीटी स्कैन में एक्स रेज का, तो एक्स किरणों का यूज किया जाता है सीटी स्कैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, मैं आपको जो तरंगे हैं श्रव्य, अवश्रव्य, पराश्रव्य, इनके बारे में 2-3 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। श्रव्य तरंगे जो सोनिक वेव होती हैं, श्रव्य तरंगे सोनिक वेव, ये मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, ठीक है। मनुष्य इनको क्या कर सकता है, सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है जिसपे कि हमारे कानों को कोई भी नुकसान नहीं होता और हम बिल्कुल सही से ध्वनि को सुन सकते हैं, जो कि WHO ने हमारे लिए मानक निर्धारित किया है, तो वो है
60 डेसिबल। फोर्थ नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है, जो कि अभी मैंने कहा था डेसिबल, तो डेसिबल इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसी एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वहाँ ऑप्शन में क्या था, स्टील था। स्टील में तो सर्वाधिक होती ही है, ये सबको पता है कि जो ध्वनि की चाल है वो सर्वाधिक स्टील में होती है, पर यहाँ स्टील ऑप्शन में नहीं है, तो हमें पता है कि सर्वाधिक किस में होती है, सॉलिड में। सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में, और उसके बाद वैक्यूम में। तो निर्वात में नहीं आएगा। वायु क्या हो गई, गैस हो गई, जल लिक्विड हो गया, तो लकड़ी क्या है यहाँ पर, सॉलिड है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आए हुए सारे क्वेश्चन है, पर कई बार ये पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं कि सिर्फ ये पूछ लेते हैं वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देंगे 4, तो उसमें क्या हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड, ये वायु में ध्वनि की चाल होती है। अब यहाँ हमने कहा गया है कि यदि दाब बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ध्वनि है, साउंड है, उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी है उतनी ही रहेगी, तो 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तारत्व मतलब पिच, तो ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, यानी कि आवृत्ति पर। अब यहाँ ये देख लीजिए कि तारत्व क्या होता है, क्या होता है तारत्व। और ये फ्रीक्वेंसी पर कैसे निर्भर करता है। सॉरी, देखो जो तारत्व है, जो पिच है, ये फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि समानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी के। ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ एक बात देखिए, तारत्व जितना अधिक होगा, पिच जितनी क्या होगी, अधिक होगी, ध्वनि उतनी ही क्या होगी, तीखी होगी भाई, तीखी या पैनी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज पुरुषों की तुलना में क्या होती है, तीखी होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज तीखी होती है। वो तारत्व की वजह से होता है, क्योंकि उनका तारत्व ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, इसी के साथ है कि महिला पुरुष वाला आपको ध्यान में रखना है। और एक क्या ध्यान में रखना है, आपने कभी देखा हो कि जो मच्छर होते हैं, मच्छर की भिनभिनाहट से हम क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं। तो मच्छर की भिनभिनाहट ज्यादा कष्टदेय होती है, कष्टदायक होती है, बजाय किसके, शेर की दहाड़ के। क्योंकि शेर की दहाड़ क्या नहीं होती, तीखी नहीं होती, जबकि मच्छर की भिनभिनाहट क्या होती है, तीखी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति की आवृत्ति सीमा में होती है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बाकी ये वही है कि श्रव्य, मनुष्य किसको सुन सकता है, श्रव्य तरंगों को सुन सकता है।
ऑब्वियसली वो सोनिक वेव को ही सुन पाता है, ठीक है। जो अवश्रव्य होती हैं उनको भी नहीं सुन सकता, अवश्रव्य को नहीं सुन सकता, और ऐसे ही वो पराश्रव्य को भी नहीं सुन सकता। तो श्रव्य तरंगों की यहाँ पे हमें अगर रेंज पता होगी कहाँ से कहाँ तक होती है तो हम इसका आंसर सही से कर देंगे। तो श्रव्य तरंगों के लिए आ जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये श्रव्य तरंगों की क्या है, रेंज है, परास है। अब अवश्रव्य की देख लीजिए, इंफ्रासोनिक की, इंफ्रासोनिक की होती है 20 इंफ्रासोनिक की होती है 20 हर्ट्ज से कम। सोनिक की ये हो गई, सोनिक वेव की। और एक कौन सी बच गई, अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक की क्या हो जाएगी, ध्यान देखो लास्ट क्या दिया गया है, 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से कम, सोनिक की 20 से 20,000 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक की 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज से। ये भी लिख के दे सकता है एग्जामिनर, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट। दो क्रमागत सुरंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए भाई, ये कोई वेव जा रही है, ठीक है, ये वेव है। ये जो ऊपर वाले हैं ये क्या कहलाते हैं, सुरंग, और जो नीचे वाले हैं ये क्या कहलाते हैं, गर्त। तो दो क्रमागत एक के बाद एक आए हुए दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी और दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सेकंड तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए वेवलेंथ का जो सिंबल है वो क्या है, लैम्डा है। अब आपने एक चीज़ देखी हो, अगर आपसे पूछ ले कि वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या है, तो यहाँ आपने देखा हो, ध्यान दिया हो तो क्या दे रखा, दूरी, और दूरी का क्या होता है, मीटर। तो जो वेवलेंथ है इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और मात्रक होता है, देखिए वेवलेंथ का एक और मात्रक होता है जो कि क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को इससे डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर। और अगर इसी को हम सेंटीमीटर में देखें तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।